नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है अगर आप इसे यूटिलाइज करें प्रैक्टिस के रूप में और चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो के द्वारा कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपके पास कुछ इस तरह से है। रिसोसैट 2, कार्टोसैट 1, मेघाट्रॉपिक सरल। ये 4 सैटेलाइट है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4। ये 4 सैटेलाइट है। आपको बताना है इन चारों में से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चारों की चारों सैटेलाइट ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही सैटेलाइट जो आपको दे रखे हैं ये इसरो के द्वारा अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो रिसोसैट 2, कार्टोसैट 1 और इसके अलावा इनके कुछ और भी एडिशन है, जैसे फर्स्ट, सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरह से रिसैट 1, 2, ओशोसैट, मेघाट्रॉपिक्स सरल और इसके अलावा कुछ और भी सैटेलाइट हैं जो कि हमारी कंट्री की जो स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर ही, यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इससे जो लॉन्च किया गया है हमारी कंट्री में आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन टारगेट है इसको लॉन्च करने का कि हमारी कंट्री का जो एरिया है उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। चारों ही सैटेलाइट कौन से, ये चारों के चारों लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हमारी कंट्री के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बेस्ड डैशबोर्ड। हमारी कंट्री में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 गिवन है आपके पास, इन दोनों में से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, नहीं ऑप्शन बाद में, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग है इट इज बिल्ट ऑन द डाटा ऑफ सीपीसीबी नेशनल एमिनेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, यानी कि जिसे NAAQM नेटवर्क आप बोल सकते हो, इसके बेसिस पर इसे हमारी कंट्री में बिल्ड किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है रेस्पिरेटरी सस्पेंड पर्टिकुलर मैटर्स RSPM आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको चूज करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर हम बात करें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात करें, जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हो NAMP नेम बोल सकते हो, जो कि एक डैशबोर्ड है जिसे जो बिल्ड किया गया है हमारी कंट्री में, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नेशनल एमिनेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है इसके बेसिस पर इसे हमारी कंट्री में बिल्ड किया गया, आप ये बोल सकते हो। और इसका जो मेन टारगेट आप कह सकते हो इसे कि भी हमारी कंट्री के अंदर जो एयर क्वालिटी जो है उसे इंप्रूव करना, उसके रिलेटेड काम करना है। इसे 1984-85 में इसे स्टार्ट किया गया था और ये टारगेट रखा गया था कि 344 सिटी और टाउन को इसमें कवर किया जाएगा। अब 1984 में हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। मैं ये जो डाटा आपको बता रहा हूँ 1984-85 के हिसाब से बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम को उस टाइम लॉन्च किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें नेम के बारे में बोला जा रहा है कि ये इंक्लूड नहीं करता फोर पार्टिकल्स जो
एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सस्पेक्टेड पर्टिकुलर मैटर जिसे हम शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं, और इसके अलावा रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर्स जिसे हम आरएसपीएम बोलते हैं, इसे इंक्लूड नहीं किया जाता, जो कि बात गलत है। इन चारों चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इसकी बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है, यानी कि एयर की क्वालिटी क्या है इस चीज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, डिसाइड करने के लिए इन 4 फैक्टर को यूज किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। गलत इसलिए क्योंकि इसे इंक्लूड किया जाता है, जबकि आपके क्वेश्चन में बोला गया इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, और हमें चूज करना था नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब है कि आपको जोन सा भी स्टेटमेंट गलत लग रहा था वो आपका आंसर होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इट मीन्स हमारा आंसर बी सही हो गया। विद रेफरेंस टू इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री यानी इंडिया और इंडिया के अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, जितनी भी कंट्री है उन सबके साथ जो हमारे रिलेशनशिप किस टाइप की है उससे रिलेटेड एक डायलॉग होता है जिसका नाम रखा गया है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या है, इंडिया और सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है उनके बीच में डायलॉग होता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। आप ये बोल सकते हो ट्रेड से या फिर कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर हो, उन सबको यहाँ डिस्कस किया जाता है एज पर स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ऑल द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द डायलॉग आर आल्सो मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री की अगर हम बात करें, इसके अंदर जितनी भी कंट्री है वो सारी की सारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि सेंट्रल एशिया में जितनी कंट्री हैं वो सारी की सारी कंट्री संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की अगर बात करें तो ये एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, यानी कि आप कह सकते हो मिनिस्टर लेवल पर एक डायलॉग यानी बातचीत की जाती है, संवाद होता है, जिसके अंदर इंडिया यानी कि हमारी कंट्री और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्री है जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैकिस्तान, ये सारी कंट्री इसके अंदर आती है। और इन सारी कंट्री के साथ इंडिया यानी कि हमारी कंट्री अपने टाई अप करती है कि किस तरह से वो ट्रेड करेगी और बाकी काम करेंगे, इसलिए ये डायलॉग होता है, आप कह सकते हो। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो सेंट्रल एशिया डायलॉग जो सेटअप किया गया था इसे 1991 में जब रशिया, जो आज के टाइम रशिया है, पहले ये यूएसएसआर हुआ करती थी, और इससे जो 5 कंट्री जो निकल के आई है वो सारी की सारी कंट्री इसके मेंबर है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अब, तो उस कोऑपरेशन के अंदर सारी कंट्री है, इसके अंदर सिर्फ एक कंट्री इस ग्रुप के अंदर से नहीं है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री है वो सबकी सब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया के साथ मेंबर कंट्री है। तो आपसे बोला गया कि सारी कंट्री इसके मेंबर है संघाई कोऑपरेशन, ये बात गलत होगी, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर ए यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस एक्सरसाइज आर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में अच्छी खासी एक फ्रेंडशिप है, और फ्रांस बहुत सारे लेवल पर हमारी कंट्री को सपोर्ट करता है। जब हमारी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुए थे तब भी फ्रांस आगे बढ़कर के हमारी कंट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो हमारी कंट्री और फ्रांस के बीच में एक अच्छा टाई अप है, एक अच्छी फ्रेंडशिप है, रशिया की तरह का ही आप समझ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ये जो इन दोनों कंट्री के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो आपको चूज करना कि करेक्ट एक्सरसाइज कौन कौन सी इन दोनों कंट्री के बीच में होती है। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज शक्ति, फिर आपसे बोला जा रहा है एक्सरसाइज वरुणा, एक्सरसाइज इंदिरा, और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है एक्सरसाइज गरुड़ा। इन चारों एक्सरसाइज में से आपको बताना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है।
तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हो गया। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है कंडक्ट। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ जो है ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये 3 एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट होती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है अगर हम इन दोनों कंट्री के जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है इनके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इन दोनों कंट्री के बीच में होती है, तो इसके बात करें तो इसमें एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है और दोनों कंट्री की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में जिसमें आपसे बोला गया कि वरुण जो एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल का मतलब समझ गए होंगे कि एक नेवी बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और फ्रांस की जो दोनों कंट्री की जो नेवी है वो इसमें एक्सरसाइज करती है, एक ड्रिल करती है, प्रैक्टिस करती है, आप ये समझ सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड में आपसे बोला जा रहा है इंदिरा। इंदिरा जो होती है ये इंदिरा फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये हमारी रशिया और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज है जो कि 2003 में स्टार्ट की गई थी और 2017 का जो वर्जन हुआ था उसमें 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेनली जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में है। तो आप ये कह सकते हो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, वो फ्रांस के साथ नहीं बल्कि इंडिया और रशिया के बीच में एक टाई अप है एक्सरसाइज करने का। अच्छा, उसके बाद अगर हम फोर्थ एक्सरसाइज की बात करें, यानी कि एक्सरसाइज गरुड़ा की बात करें, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया और ये एक्सरसाइज ये दोनों कंट्री की जो एयरफोर्स होती है यानी कि वो एक साथ एक्सरसाइज इसके अंदर करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ये आप जानते ही हैं कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप ये कह सकते हो फ्रांस के जो मतलब हैं लीडर हैं। तो भाई ये लीडर कौन है, ये किस पोस्ट पे हैं और क्या नाम है इनका, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोस्ट बतानी है और इनका नाम भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है विद रेफरेंस टू इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि ITBP इसके बारे में सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इट इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि एक सेंट्रल लेवल की एक फोर्स है, पुलिस फोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट वॉज रेस्ड ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। 1971 में इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर हुआ था उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट आल्सो परफॉर्म अदर इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो फोर्स है यानी कि ITBP की, अगर हम ITBP की बात करें तो ये सिर्फ बॉर्डर सिक्योर नहीं करती, साथ के साथ जो इंटरनल सेफ्टी भी होती है वहां पे भी ये ड्यूटी परफॉर्म करती है। ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ओनली थर्ड स्टेटमेंट है, ये सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अगर हम बात करें ITBP की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें ITBP की डिटेल में, तो ITBP को हमारी कंट्री में 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका रेजिंग डे यानी कि फाउंडेशन डे आप बोल सकते हो 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 1962, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान वॉर के बाद नहीं ये कि बल्कि इंडिया और चाइना की जो वॉर थी 1962 में उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ये एक सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस है, ये बात तो ठीक है कि ये सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती बल्कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है।
ठीक है, जिसके मिनिस्टर आप लोग जानते ही हैं, अमित शाह हैं, ठीक है। तो अभी ये डिफेंस के अंदर ना आकर के ये किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी कंट्री में होम अफेयर के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डिटेल में थोड़ा जानें कि कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल पुलिस है जो हमारी कंट्री में होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। असम राइफल फर्स्ट, सेकंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम शॉर्ट में CISF बोलते हैं, थर्ड। उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि ये फोर्थ ऐसी पुलिस है जो सेंट्रल पुलिस है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि इसे आप बोल सकते हो फिफ्थ, NSG फिफ्थ नंबर पे। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल, इसे आप सिक्स, यानी कि 6 तो ये हो गए, और 7वां हमारा हो गया ये ITBP जो है, ये ऐसी 7 ऐसी सेंट्रल फोर्स पुलिस है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि ये जो फोर्स है, ये जो सेंट्रल पुलिस है, इसका इस्तेमाल सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी में नहीं बल्कि इंटरनल एक्टिविटी को भी सेव करने के लिए, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी इसे लगाया जाता है काम पे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि भी ये बॉर्डर सिक्योरिटी तो करती है इंडिया और चाइना बॉर्डर पर, ठीक है। यानी कि ये है इंडिया और चाइना के बीच में जो पूरी हमारी जो बॉर्डर है, मतलब लद्दाख के यानी कि कह सकते हो काराकोरम पास जो कि लद्दाख में, उसके अलावा जेकब ला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये 3488 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, इसे ये सिक्योर करने का यानी कि इसकी सेफ्टी का काम ITBP भी करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी को भी ये इंश्योर करती है, यानी कि इसे नक्सल एक्टिविटी जो हमारी कंट्री में होती है उसको भी, उसकी ड्यूटी मतलब उसको सेव करने के लिए, उस एक्टिविटी को खत्म करने के लिए भी इसे डिप्लॉयड किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ ये इंटरनल सेफ्टी का भी काम करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह आप लोग जानते हैं कि भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और इसे आप बोल सकते हो कि चाइना वॉर के बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ये जो जितनी भी ये 7 फोर्स है हमारी कंट्री में, ये सेंट्रल पुलिस है, मतलब ITBP के बारे में आपको पता लग गया कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बल्कि तो सारी ही होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसका फाउंडेशन डे क्या है, 24 अक्टूबर 1962 है। तो बाकी जो रिमेनिंग 6 है इनका फाउंडेशन डे कब है ये आपको बताना है। फाउंडेशन डे भी बोला जाता है, राइजिंग डे भी इसे बोला जाता है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसे जरूर देखा करें। कुछ और डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।